बेटा लास्ट लेक्चर मैं जस्ट एक स्टार्ट करवाया सी नॉन स्पैसिफिक एंड स्पैसिफिक इम्यूनिटी। अगर आप नोट्स सारे खोलिए तो बेटा पेज नंबर 3 तारे जो नोट्स है उन्होंने पेज नंबर 3 इनेट मतलब नॉन स्पैसिफिक और दूसरी आ गई एक्वायर्ड अडेप्टिव या स्पैसिफिक। तो मोटा मोटा डिफरेंस जो मैं समझाया सी वो यह समझाया सी कि इनेट बाय बर्थ, अगर याद हो +1 असी इनबॉर्न या इनेट रिफ्लैक्स करते हैं। तो इनबॉर्न या इनेट का मतलब होता है जो बाय बर्थ होंगे, जिवें ब्लिंकिंग ऑफ आइज +1 सिखाया सी कि ये जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज है कोई बच्चे को सिखाता थोड़ा है कि बेटा इतनी देर बाद आइस ब्लिंक करनी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इट इज़ बाय बर्थ ओनली। इस तरह ही कुछ इम्यूनिटी बच्चा जन्म लेंदा है बाय बर्थ ओनली। बाय बर्थ ओनली मतलब जिवें मैं पिछले लेक्चर से समझा रहा सी कि स्किन है, तो स्किन इज बैरियर फॉर ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस। तो इट एक्ट्स नॉन स्पैसिफिकली। नॉन स्पैसिफिक का मतलब हो गया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ पैथोजन, स्किन ने रोकना ही रोकना है। स्पैसिफिक अगर होंदा तो मतलब स्किन इनू रोकेगी, इनू नहीं रोकेगी, इनू रोकेगी, इनू नहीं रोकेगी। अगर इस तरह हो तो स्पैसिफिक हो जाता है। पिक एंड चूज नहीं है नॉन स्पैसिफिकली। तो नॉन स्पैसिफिक और स्पैसिफिक दो तरह की इम्यूनिटी होगी। तो एक एक करके इन्हों डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले नॉन स्पैसिफिक इम्यूनिटी, अब अपने नोट्स निकाल लो। उनसे फर्स्ट आ गया फिजिकल बैरियर्स। अगर तुम अपने नोट्स बेटा निकालोगे उनसे फर्स्ट आ गया फिजिकल बैरियर्स, ठीक है ना। तो अगर आप इनेट इम्यूनिटी की गल करिए, सब तो पहले आ गया फिजिकल बैरियर्स। तो देखो नाम तो पता लग रहा है फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर के विच सब तो पहले तो तुहाडी स्किन ते म्यूकस लाइनिंग। स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग, स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग। क्योंकि पिछले लैक्चर में कहा सी कि पैथोजन किस तरह एंटर कर सकता है। अगर आप इमेजिन करिए तुहाडे बॉडी के अंदर पैथोजन दो ही तरीके, या तो नैचुरल ओपनिंग के थ्रू, जिन्नियां भी नैचुरल ओपनिंग्स है, और या स्किन। तो मतलब स्किन बैरियर फॉर ऑल काइंड ऑफ पैथोजन। लेकिन अगर कट लग गया, वूंड हो गया स्किन के उत्ते बेटा, अगर इंजरी हो गई तो फिर वो बैरियर इज नो मोर उस एरिए च बेटा, बाकी सारी स्किन ते अटैक ही है। मान लो किसी के इत्थे कट लग जाता है तो हुण पेनीट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और अदर पैथोजन इज़ वेरी लाइकली। क्यों? क्योंकि ये तुहाडा बैरियर जो है इनू बेटा आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो मैं टॉपिक वाइंड अप करूँगा तो देयर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन, सैकेंड लाइन, थर्ड लाइन। बिल्कुल जिवें मान लो कोई इंट्रूडर्स आते हैं तो सब तो पहले किन्ने प्रोटेक्शन करनी है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद स्टेजेस आनी है, फिर दूसरी मिलटरी, फिर उसके बाद आते जी कमांडो। तो इस तरह ही स्टेजेस है ना, बिल्कुल इस तरह ही साडा भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करना जी पैथोजन को एंटर ही ना कर दो, यह है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि पैथोजन एंटर ही ना कर दो। फिर सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा जिसकी चर्चा चलेगी, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। और अगर मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को गल ना बने तो सैकेंड काम करेगा, मतलब पैथोजन एंटर कर ही गया। हूँ जिवें कोरोना के केस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम नहीं कर पा रहा तो सैकेंड तो थर्ड की वारी आ जाती है। लेकिन अगर किसी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो आप पढ़िया सी ना बेटा पिछले 2-3 लैक्चर तो, एंटीजन प्रजेंटिंग सैल प्रोसैस, प्रजेंट एंटीबॉडी, TC सैल, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। वो जो आप पढ़ चुके हों तक वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। एंड दिस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज अल्टीमेट। और शायद ही कोई पैथोजन है जो इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो बच पाता है। जड़े बचनगे दे कॉज डिजीज़, जो नहीं बचनगे बेटा सपोज जड़े पैथोजन बच गए वो डिजीज़ कॉज करेंगे, जो बचनगे नहीं दे नैवर कॉज डिजीज़। और मोस्ट ऑफ द टाइम फाइट के ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम जीतता है। इट इज़ वेरी ओकेजनल कि पैथोजन जीते। अब कोरोना के केस भी की हो रहा है, अगर आप मोर देन 90% लोग देखिए तो इम्यून सिस्टम ही जित रहा है। सिर्फ और सिर्फ 5-10% पीपल है जिन्होंने इम्यून सिस्टम हार जाता है। तो मैं पिछले लैक्चर भी यही चीज़ समझाई सी कि भाई फाइट जरूर होएगी, हारेगा कौन, जितेगा कौन, दैट इज सेकेंडरी थिंग। फाइट होएगी ही होएगी। तो मतलब 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस
जो असी पढ़िया सी वो सारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ना जो पैथोजन एंटर करेगा। ਅੱਜ मान लो मैं गल कर रहा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस का बैक्टीरिया, ठीक हो गया। अब मान लो ताड़ी स्किन इंटैक्ट है, मान लो बैक्टीरिया इस तरह कॉन्टैक्ट है, इट विल नेवर पेनीट्रेट, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बारी नहीं आनी, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना काम कर देना। जिमें अगर मान लो कोई भी इंट्रूडर बॉर्डर ही ना क्रॉस कर पाए तो बेटा फिर कमांडो की जरूरत पेगी, नहीं ना पेगी। कमांडो की जरूरत कदों पेगी, जो मान लो पहले BSF की कोई गल नहीं बनी, फिर अपनी अंदर पुलिस या दूसरी आर्मी कह लो उन्होंने कोई गल नहीं बनी, तो फिर बेटा जाके कमांडोस बुलाने पैंदे हैं। कमांडोस को इक्वलेंट टू लै लो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हुण जिवें साडे केस भी इस तरह होंदा है कि बई जो अगर आप गल करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ वेरी पावरफुल, जिवें कमांडो आर वेरी पावरफुल, दीज आर वेरी पावरफुल, लेकिन इन्हां दी जरूरत उदों पैंदी है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को काम नहीं होया। मतलब पहले तो पैथोजन रोकिया जाता है, स्किन म्यूकस लाइनिंग नहीं गल बनी, एंटर कर गया, फिर सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाल, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के नाल। अब अगर तीनों लाइन ऑफ डिफेंस काम नहीं कर पाएंगे तो फिर बेटा जो पैथोजन के इंपैक्ट होंगे वो सहने पैंगे, मतलब इट मे बी डेथ ऑल्सो, ठीक है ना। एक होर चीज़ मैं ऐड करूँगा, जिमें आप पिछले लैक्चर च पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने बच्चे का क्वेश्चन उन्हें पूछा थी, तो मैं सोचा भी सब दस देंगे। तो बेटा इस तरह होंगे कि भी मान लो इंडिया उत्ते चाइना अटैक कर दिता है, ठीक है ना। मान लो लड़ाई होगी, चाइना ने इंडिया ने अटैक करता है, तो इंडिया जाके ब्राज़ील नाल लड़ना शुरू कर दे, तो मैंने ये दसो समझदारी है कि फुलिशनेस है कि बेटा अटैक किया चाइना ने तो असी लड़ना शुरू करता है ब्राज़ील के नाल, तो इज़ इट एडवाइजेबल? तो फुलिशनेस हो गई ना बेटा। तो बिल्कुल सेम चीज़ है कि जो बॉडी उत्ते वायरल अटैक होंदा है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हो गया कि तुसी व्यक्ति गर्म मारना है, और बॉडी के अटैक कितने किन्ने किया वायरस ने, लेकिन बेटा हिंदुस्तान मूर्खों का मुल्क है। इत्थे सिंपली क्या करते हैं, वैन एवर देयर इज़ इन्फेक्शन दे स्टार्ट गिविंग एंटीबायोटिक, और दिस इज़ हैपनिंग, और इसे करके सत्यानाश हो रहा है, साडी इम्यूनिटी का सत्यानाश हो रहा है, सिस्टम का सत्यानाश हो रहा है। जो आप एवोल्यूशन पढ़ांगे मैं तुहानूं दसूँगा, प्लस वन भी कई बार चर्चा चली सी कि एंटीबायोटिक का कोर्स या तो शुरू ही ना करो, तो जे करता तो फिर पूरा करो, अध च नहीं छड़ना। इसे साल सीखने को मिलेगा कि भी ये पिछे रीजन क्या है। अज नहीं मिलेगा बट डेफिनेटली थोड़ा वेट करो, सिखाया जाएगा। इसे करके वैन एवर देयर इज़ वायरल इन्फेक्शन देयर इज़ नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, इस कोरोना के केस एजिथ्रोमाइसिन क्यों कह देंगे हैं, क्योंकि एक रीजन यह है भी अगर इन्हें यूज़ करना है कि वैन एवर देयर इज़ वायरल इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम वीक हो गया, मे भी कोई बैक्टीरिया जो ऑलरेडी अंदर है कितने एक्टिव ना हो जाए। दैट्स वाई इस केस के दे रहे हैं कि शायद कोई एजिथ्रोमाइसिन ना, क्योंकि इस ना चेस्ट बहुत ज़्यादा कवर हो रही है, चेस्ट का मतलब हो गया लंग्स बहुत कवर हो रहे हैं, तो इस करके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ना, लेकिन वो भी हिट एंड ट्रायल है, किसी को कोई एविडेंस नहीं है। अदरवाइज वैन एवर देयर इज़ वायरल इन्फेक्शन दो ही काम करने, दो कह लो या तीन काम कर लो। पहला टेक रेस्ट, दूसरा प्लेंटी ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी पिया करो, और तीसरा डाइट के विच विटामिन सी जरूर होना चाहिए, फ्रूट्स और डाइट बिल्कुल लाइट कर लो। लाइट का मतलब हो गया कि हैवी फूड नहीं खाना, बाकी रब रखा बेटा, इस तो ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर सपोज है सब कुछ करके भी आप बच गए तो वधिया, ठीक है ना। और लेकिन जो किसी की इम्यूनिटी स्ट्रोंग हुई तो उन्होंने बेटा यह भी करने की लोड़ नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने भी करने की लोड़ नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन इम्यूनिटी, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि साडी इम्यूनिटी किस वायरस के अगेंस्ट कितना करेगी। तो इसे करके वैन एवर देयर इज़ वायरल इन्फेक्शन, मान लो किसी को किसी तरीके भी हो जाता है, तो सब तो पहले रेस्ट जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज सेवरली अफेक्टेड। सैकेंड इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, और कोशिश करो पानी गर्म होवे, गर्म पानी देना बेटा वो एक अपनी साइंटिफिकली आप जो लोगों ने स्टडी की है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनीफिट है। और अपना जड़ा फूड है वो वैसे भी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ डेली गर्म पानी, अब डेली गर्म पानी कितना, कम से कम अद्धा कप दिन 2 बारी। अच्छा कितना को गर्म होवे, जिवें चाय गर्म होती बेटा उस तरह गर्म होवे, ल्यूक वार्म वाटर नहीं, जिवें चाय गर्म होती। तो डेफिनेटली जो तुम कंज्यूम करोगे तो सिप सिप करके करोगे, एकदम गर्म पानी तो पी नहीं सकोगे। तो तुहाडे फैमिली मैंबर सब नूं इंक्लूडिंग यू या फैमिली मैंबर अद्धा कप सवेरे अद्धा कप शाम। इस तो इलावा तुसीं की कर सकते हो, राती सौण लगे एक स्टीम लैके सो जाओ, ठीक है ना। और अपनी डाइट 'च विटामिन सी बताओ,
ठीक है जी। बाकी बेटा जो रूटीन च कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन आ गई, तो स्किन इज बैरियर फॉर ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस, ठीक है ना। अब जरूरी थोड़ा कि पैथोजन स्किन च जाएगा, कोरोना वायरस स्किन च थोड़ा जा रहा है, वो कितों जा रहा है, नेचुरल ओपनिंग, नोज, बकल कैविटी। तो अब नेचर ने उत्थे प्रोटेक्शन लगाती म्यूकस लाइनिंग। मोस्ट पैथोजन, अब देखो म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस मतलब एक लेयर है फ्लूइड की, ठीक है ना, और वो ढेरों ढेर एंटीबॉडीज है। कि एंटीबॉडीज है IgA, तो बेटा याद है 5 तरह की कर चुके हैं एंटीबॉडीज नाम, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये जिन्नियां भी साडियां म्यूकस लाइनिंग या जिन्नियां भी साडियां एक्सटर्नल सिक्रीशंस है उन्होंने IgA होती है बेटा। जिन्नी भी म्यूकस लाइनिंग या एक्सटर्नल सिक्रीशन क्या होनी है, IgA। तो अब मान लो कोई नक दे विचों एंटर करता है पैथोजन या बकल कैविटी चो एंटर करता है, तो बकल कैविटी च तो लाइसोजाइम भी है, दैट इज ऑल्सो थिंग। अब बकल कैविटी के बाद फैरिंग्स, ठीक है ना, फैरिंग्स तो लैरिंग्स नीचे जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना, या ईसोफेगस स्टमक जाता है, स्टमक च जाने का एक बेनीफिट हो गया, उत्थे एक्सियल भी है। लेकिन जो चैस्ट वाले रस्ते चला गया फैरिंग्स लैरिंग्स, उत्थे बेटा फिर म्यूकस लाइनिंग। अब जरूरी थोड़ा कि म्यूकस लाइनिंग उन्होंने 100% रोक लेगी, अगर 100% रोकती होंगी तो फिर तो कोरोना वायरस स्प्रैड ही ना होंदा। ਇਹਦਾ मतलब देखो सीधी जी गल है, अगर असी अच्छी प्रोटैक्शन लगावांगे तो इट डिपेंड्स कि वायरस कितना स्ट्रोंग है। मतलब मान लो इंडिया की किसी कंट्री नाल लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई दे विच अगर मान लो सामने वाला ताकतवर है तो डेफिनेटली फिर उसका इंपैक्ट आएगा। अगर पैथोजन स्ट्रोंग है, जिवें आम बेटा फ्लू होंदे ना, आम कोरोना वायरस एक फ्लू की फैमिली का वायरस है। जो आम फ्लू होंगे है तो आम फ्लू के की होंगे कि ज़्यादा सिम्पटम नहीं आते, 1-2 दिनों रिकवरी और नगलीजिबल डेथ, मतलब अगर वर्ल्ड वाइड देखिए तो नगलीजिबल डेथ। इस वायरस के केस में की होया कि बई सिम्पटम्स भी सवेयर आए और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। तो यदा मतलब की हो गया कि जो इंट्रूडर से जो बाहरों आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है कि ताकि म्यूकस लाइनिंग भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाई। लेकिन कई लोगों की म्यूकस लाइनिंग दी भी मतलब वही गल आ गई ना कि कईयों का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन्ना स्ट्रोंग है कि तुम देखो एसिम्टोमैटिक पीपल भी है। तो एसिम्टोमैटिक पीपल मतलब उन्हें नहीं उन्होंने वायरस नहीं गया, वायरस गया लेकिन उन्होंने इम्यून सिस्टम इन्ना पावरफुल सी कि भी वायरस के प्रकोप आने तो पहले उन्होंने पूरी तरह ग्रिपिंग कर दी। तो ये होंदा है कि एसिम्टोमैटिक कि भी वायरस इज देयर बट सिम्पटम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वायरस का इंपैक्ट नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? वो तीनों लाइन ऑफ डिफेंस इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि भाई वो जो वायरस है वो अपना इंपैक्ट नहीं दे पा रहा। तो दिस इज फर्स्ट फिजिकल बैरियर जिस आ गया स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग। जो तुम नोट्स पढ़ोगे तो स्किन की जी ऊपर वाली लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। फिर स्किन की नीचे वाली लेयर क्या है, डर्मिस। अब स्किन के स्वैट ग्लैंड्स मिलनिया, सीबेशियस ग्लैंड मिलनिया। तो स्वैट ग्लैंड, पसीना, सीबम की लेयर, यह भी समहाउ पैथोजन की पेनीट्रेशन को रोकती है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हों की अपनी पीएच होनी है। यदा मतलब यह नहीं है कि सारे पैथोजन रोकनी है, रादर कुछ पैथोजन सीबम से ज़्यादा, कुछ बैक्टीरिया उस सीबम से ज़्यादा भी ग्रो कर जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया नहीं कर पाते। अब स्वैट है थोड़ा एसिडिक होता है तो कई पैथोजन उस स्वैट के नाल ही मर जाते हैं। लेकिन कई कन्वर्सली गल करिए तो बैक्टीरिया की उस पीएच ग्रोथ भी होती है, क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म इस के हैं जिन्होंने कोई पीएच सूट करती, किसी को कोई। लेकिन ठीक है, एक इंटैक्ट स्किन भी तो पेनीट्रेशन रोकेगी ना। लेकिन जी एपिडर्मिस की लेयर है यह तो बेटा कैराटिनाइज्ड है, तो कैराटिन बहुत जल्दी कितने पैथोजन को पेनीट्रेट नहीं कर देता। और म्यूकस लाइनिंग में तुम दसता कि तुहाडियां जिन्नियां भी नैचुरल ओपनिंग तो चल जाओ, चाहे वो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डक्ट्स है, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, चाहे वो तुहाडा एक्सक्रीटरी डक्ट्स है, उन्होंने सारियां दी म्यूकस लाइनिंग जी है समहाउ बचाने की कोशिश करती है। तो यह फिजिकल बैरीयर दे विच आ गया स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग। सैकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर बेटा नोट्स से सब कुछ है, ब्रीफ से नोट करना है, इट्स योर विश भी ये आप सिंपली हैडिंग भी पा लें, ठीक है ना, ताकि अगर नीट जो आप पढ़ने की कॉपी है ए वाले नोट्स जोड़े है नीट बेटा इन्ना टाइम नहीं होता। नीट का मतलब हो गया कि नीट तो जस्ट 1-1.5 महीना पहले, उस दौरान जो आप कॉपी पढ़ांगे बस थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डेप्थ से नोट करोगे तो उन्नी परेशानी होएगी। जो चीज़ें नोट्स चाहिए वो नोट्स से रहन दो, उत्थे हाईलाइट कर लेना, थोड़ा बहुत नोट करना होगा कर लेना। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर नाम तो पता लग रहा है फिजियोलॉजी, हम ये टैंपरेचर ये पीएच, पहले दो गल्लां करते हैं। तो टैंपरेचर
बेटा मैनी पैथोजेंस गेट किल्ड विद इन द बॉडी टेंपरेचर रेंज। कई तो 37 डिग्री सैल्सियस से ही मर जाते। साडी बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सैल्सियस या 98.7 जो भी है बेटा फ़ारेनहाइट। तो मैनी पैथोजेंस आर किल्ड विद इन दिस रेंज ओनली, नंबर 1। दूसरा बेटा जो सानू फीवर होता है, अब फीवर क्या है प्लस 1 थोड़ा दसिया सी पर हुण इत्थे चर्चा होएगी। व्हेनेवर देयर इज सम इन्फेक्शन, तो साढ़े अंदर बेटा जो कोई इन्फेक्शन होता है तो साढ़े अंदर उस इन्फेक्शन के चक्कर पायरोजेंस जनरेट होते हैं। पायरोजेंस, ये पायरोजेंस हाइपोथैलेमस से जाके असर करते हैं, क्योंकि साडा थर्मोस्टैट कौन है बेटा, बॉडी का टेंपरेचर मेनटेन करना, प्लस 1 पढ़ चुके हैं सारे। दिस हाइपोथैलेमस इज थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट का मतलब हो गया कि साडा बॉडी टेंपरेचर जो है उन्होंने मैनेज कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। तो व्हेनेवर देयर इज इन्फेक्शन के चलते अंदर क्या आ जाते हैं पायरोजेंस जाके किनू अफेक्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस कमला जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, कमला जाएगा, पागल हो जाएगा, जो मर्जी कह लो। पागल का मतलब है नहीं कि बेटा बंदा पागल हो जाएगा, मतलब वो अफेक्ट करेगा। तो वह जो थर्मोस्टैट इफेक्ट है वो बेटा समहाउ डिस्टर्ब होता है, जिसके बॉडी टेंपरेचर इंक्रीज होता है। तो पायरोजन का इफेक्ट की होया हाइपोथैलेमस से जो इंपैक्ट होया तो बॉडी टेंपरेचर इंक्रीज हो गया। दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस। अगर आप बहुत डेप्थ में जाइए तो व्हाट इज फीवर, तो कई लोग कहते हैं ना, मेरी क्लास से पूछी था बेटा क्यों नहीं आए कल, तो मैं बीमार था, क्या हुआ, फीवर हुआ। तो बेटा फीवर इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंस। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक सिम्टम है। तो हुन अब अगर कोई कहे जी मेरे को डिजीज फीवर है, तो बेटा फिर वो महान इंसान है कि जो सिम्टम को डिजीज कह रहे हैं। फीवर एक सिम्टम है जो सिग्निफाई करेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग मतलब देयर इज सम इन्फेक्शन। तो क्लीयर कट अपनी नॉलेज होनी चाहिए। जिवें प्लस 1 की सिखाया सी कि जॉन्डिस डिजीज नहीं है, जॉन्डिस सिम्टम है। क्या सिग्निफाई करता है, जॉन्डिस सिग्निफाई करता है लिवर च कोई गड़बड़ है, हैपेटाइटिस है, हैपेटाइटिस डिजीज है। जॉन्डिस उसका एक सिम्टम है। सिमिलरली फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज नंबर 1 सिम्टम, नंबर 2 डिफेंस सिस्टम। एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, सिम्टम तो है ही है, इट इज डिफेंस ऑल्सो। ये सारा एक डिफेंस भी है। वो किस तरह डिफेंस है, पहले सिम्टम किस तरह है कि जो बॉडी टेंपरेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़िया, यदा मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है, तो सिग्निफाई हो गया। अच्छा, एक तो यह फायदा हो गया फीवर का कि सानू पता लग जाता गड़बड़ है। दूसरा देखो, पता लग जाता है गड़बड़ है फीवर के नाल, वो इन्नी सिग्निफाई भी नहीं है, उसकी इन्नी सिग्निफिकेंस भी नहीं है। अगर वो वायरल है, पता लग भी गया तो की कर लोगे, दिस इज़ वेरी ऑबवियस। हम जिवें आप गल कोरोना की करते हैं, तो पता नहीं मैंने ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, लोग भज के कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं। तो बेटा अगर डीपली सोचो, अगर पॉजिटिव है तो की कर लोगे, और अगर नैगेटिव है तब भी तुम की कर लोगे, हाथ से तो कुछ नहीं ना है। अब अगर मान लो किसी को फीवर आ गया, रादर दैन गोइंग के टेस्ट कराओ, इट इज़ बैटर कि अपने आप का रेस्ट करो, अपने आप को आइसोलेट कर लो, जिन्होंने आजकल बेटा क्वारंटाइन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने आप को आइसोलेट कर लो, ठीक है, अच्छे तरीके ना रेस्ट करो, जो प्रिकॉशनस है उन्होंने लो। अगर सीरीयस होने शुरू हो जाओ फिर हॉस्पिटल भजो, वो भी अगर बचा लेंगे तो ठीक है ना। और अगर माइल्ड फीवर खांसी थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन सांस भी पै रहा है, जिंदगी चली जा रही है, लगता भी इन्ने अनकंफर्टेबल नहीं है, और 3-4-5 दिन बाद तो लगेगा नहीं हाँ अज थोड़ा फर्क है, 3-4 दिन बाद लगे कि अज मैंने फर्क है, 5वें दिन लगे अज थोड़ा होर फर्क है, बेटा फिर चिंता का विषय नहीं है। फिर टेस्ट कराओ ना कराओ वो तुहाडी इच्छा हैगी है, प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं कराना। लेट इट बी टेस्ट इज पॉजिटिव, कोई गल नहीं, लेट इट बी टेस्ट इज नैगेटिव, तब भी कोई गल नहीं, ठीक है ना। ये उन्होंने लिए है जो ओल्ड एज है, और जे मान लो जो डर है भी सीरीयस हो गए तो भजना पेगा। और बेटा अगर तुम हालात देख रहे हो कि किन्ने को लोग है जो वेंटीलेटर से गए और बच गए, मैं कोरोना ना रिलेटेड गल कर रहा कि किन्ने को लोग है वेंटीलेटर से गए हैं बच गए, नॉट इवन अ सिंगल, कोई विरला कोई एक्सैप्शन होएगी, नहीं तो अदरवाइज बेटा जो वेंटीलेटर से गया मतलब वो गया। ये प्रैक्टिकल गल हैगी है जो हो रहा है, और बल्क लोग जोड़े हैं अपने आप ठीक हो रहे हैं। इस करके जो लोग पैनिक नहीं हो रहे ना कि भी माड़ा जा बुखार है जी टेस्ट कराने चल देने, फुलिशनेस है। और वैसे भी सच्चाई है, देखो मैं तो सही सिखाना है, फिर भी चॉइस अपनी है। मान लो डेंगू है,
अब हुण डेंगू का भी बेटा प्रकोप शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हले यह वायरस मुकना नहीं तो दूजे का नंबर लग्या पाया, और लाइन 'च खड़ा भी मेरी बारी ये आया खलोता मैं। अब डेंगू के केस भी की होएगा कि मान लो बॉडी एक हुई, फीवर होया, हुण तुसीं कोई कहेगा जी ਇਹਦਾ फलाना टेस्ट, बेटा थोड़ी वेट, हमेशा वायरल 'च 3-4 दिन, मैं ये नहीं कह रहा महीने वेट कर लो, 3-4 दिन की वेट जी है वो रीजनेबल है, कर लेनी चाहिए है, क्योंकि 3-4 दिन वेखो तो सही बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। मान लो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, दोनों को डेंगू है, ए ने टेस्ट कराया, बी ने नहीं कराया, तो की फर्क है? टेस्ट कराना कोई बेटा मैंने यह दसो, टेस्ट कराने नाल क्या ठीक हो जाएगा? क्या कोई देखा जी फलाने ने टेस्ट कराया डेंगू का उसी समय ठीक हो गया? फिर तो बेटा भज के कराने चाहिए, फलाने ने कोरोना का टेस्ट कराया कराते ही ठीक हो गया। तो यदा मतलब टेस्ट इज़ नॉट अ रिकवरी, टेस्ट इज़ अ फॉर्मैलिटी और अपने लैवल पर सैटिस्फैक्शन कि मुझे ये बीमारी हुई कि नहीं हुई। जिमें फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बंदे को किसी को बुखार होया, वो डर गया। अब देखो इतने की चीज़ आ गई, डर। उन्होंने लगा कि हूँ वो डर यहो जिहा गया भी एंगजाइटी बढ़ गई, क्योंकि दुनिया 'च हर तरह के लोग हैं, मृत्यु तो बेटा सारे डरते हैं। अब कई इन्ने ज़्यादा डरते कि हल्के जो बुखार च हो जाते, उन्होंने होंगे कि उन्होंने शक कट दिए, बस दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो बेटा अब शक कटना है तो फिर ठीक है, अदरवाइज शक कटना, तो देखो तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम मैच्योर हो, ले मैनू छड्डो, अपना लैवल बताओ कि बई देखो शक कट के भी की करांगे। अगर निकल आया तो फिर बेटा शक पै गया ज़्यादा, फिर होर स्यापा पै गया, ठीक है ना। और अगर नहीं टेस्ट कराया तो फिर तो 50-50 डाइसी है, दोनों पासे सिचुएशन है, हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। थिंक पॉजिटिव, क्योंकि अगर होया भी तो कोई गल नहीं, ठीक हो जाएंगे, तो जो नहीं ठीक हुए मर गए तो पता ही लगना बेटा, बट ऑब्वियस है ना। अगर तो ठीक हो गए तो वैल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर सानू किहड़ा पता लगना है, तो फिर पैनिक ही क्यों होना, फिर तो जड़ा पीछे रहे वो आपे सामभ लेगा बेटा, जड़ा मर गया उनको तो पता ही कुछ नहीं लगना है। तो दिस इज़ प्रैक्टिकल, दिस इज़ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, इस तरह ही सोचना चाहिए, अप्रोच इस तरह ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम भज के टेस्ट कराओगे तो बेटा फायदा की गा। डेंगू की गल चल रही थी, तो डेंगू के भी की होएगा, डेंगू के की होएगा, सिंपली तुम टेस्ट कराओगे, डेंगू पॉजिटिव आए या नैगेटिव आए, यू कांट हैल्प। हमेशा वायरल के एको चीज़ ध्यान रखना, बॉडी का फ्लूइड नहीं घटना, ये सब तो बड़ा। अगर बंदे को वॉमिटिंग लूज मोशन लग गई फिर एडमिट होना, अगर बॉडी का फ्लूइड घट गया तो वायरस से तुम कोई नहीं बचा सकेगा। ये सब तो प्राइमरी चीज़ है जो बंद के रख लो। इससे करके वैन एवर देर इज़ वायरल इन्फेक्शन टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। अगर तुम फ्लूइड घटाना शुरू करते बॉडी के तो फिर दिक्कत आएगी। अगर तुम लगता भी किसी को डेंगू या वट एवर वैन एवर देर इज़ वायरल उन्होंने लूज मोशन वॉमिटिंग वो अंदर फ्लूइड या खाना, दैन देर इज़ 100% नीड ऑफ कि भी तुम एडमिट हो। लेकिन अगर इस तरह का कुछ नहीं है, खा पी रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन की गल नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इस करके टेस्ट इन्ना पैनिकी नहीं होना चाहिए। हाँ, डेंगू जो अगर कोई टेस्ट कराना है तो प्लेटलेट्स का टेस्ट कराना, वो डेंगू का टेस्ट नहीं होता बेटा, वो तो प्लेटलेट का काउंट है। जिन्नी चेर तक प्लेटलेट का काउंट 20,000 तक है, 20,000 तो ऊपर है, तो फिर चिंता का विषय नहीं है। जिस तरह ही 20,000, तो मैं क्या बोला है 20,000, कई बेटा डॉक्टर डरा देंगे, कई तुम 40,000 तक कराना शुरू कर देंगे बेटा। देखो एडमिट जो कराना उन्होंने 40,000 तक डरा देना कि भी खतरनाक सिचुएशन हो गई है, तो बेटा 20,000 तक चलो तुम सेफ साइड पर चल जाओ कि नहीं मैं इतना बलवान नहीं हूँ या नहीं, तो फिर बेटा 30,000 तक, ठीक है ना। क्लीनिकली जो मैडिकल साइंस कहती 20,000 तक चिंता का विषय नहीं है। तुम 10,000 का अपना मार्जिन ले लो। अगर मान लो किसी का होंदा की है, जिसने किसी का 40, 42, 45,000 आए ने प्लेटलेट काउंट, ना ही डॉक्टर ने डरा देना कि भाई काम खराब हो गया। प्लेटलेट का की रिलेशन है, वो सबर करो, जो वारी आएगी डेंगू की उदो समझा दिता जाएगा, बिल्कुल समझाऊंगा मैं। ये इस करके भी समझाना है कि थोड़ा बहुत चैप्टर का पार्ट है, और इस करके भी समझाना है भी ये बीमारी का आप सारी जिंदगी फेस भी करना है। एटलीस्ट सानू एक बेटा चैप्टर पढ़ने का फायदा होएगा कि साडा डर तो निकले ना कि भाई असी दुनिया के मगर लग के अपना नुकसान ना कर लीए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो मैं तुहानू समझा रहा तुहानू शायद समझ आ जाए, तुसीं मन जाओ, लेकिन अगर तुसीं घरदिआं नूं अपने समझाना शुरू किया तो बेटा उन्होंने मैनू तो पहले पागल कहना तो तुहानू नाल कहना, क्योंकि जो मेरे अपने फैमिली के लोग कन्विंसड नहीं है। कुछ दिन पहले की गल है, जिवें वाइफ को थोड़ा जिहा फीवर होया, इट वॉज बॉडी एक, अब इट वॉज बॉडी एक तो विद माइल्ड फीवर। अब डर गए सारे डर गए। हालांकि आई वॉज वेरी मच श्योर भी अगला तो इंसान जरा 2-2.5 महीने तो घरों गेट नहीं टपया, तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी घर बैठे तो ना हो जाएगा। और मान लो थोड़ी देर अगर हो भी गया सपोज, तो यू कांट डू, तो कुछ कर ही नहीं सकते तो व्हाट हैपन, आप भी रेस्ट करो, पानी ढेरों ढेर पियो, देख लेने
फोन आने शुरू हो गए जी, दूसरे रिश्तेदार तो बेटा उधरों मान लो वाइफ वाले डॉक्टर दिखाओ, टेस्ट करा लो, फलाना टीम का बड़ा कुछ मल्टीपल, इधरों सुनी बेटा इधरों ही काट दी। आई थिंक तीसरे दिन रिकवर्ड आपे ठीक हो गई, तो तीसरे भी की दूसरे दिन रात ही फर्क पै गया कि हुण जी मैनूं फर्क है जी, तो आप कहा भी नहीं इनू टेपर ऑफ कर दो डोलो नूं, तो लो जी अगे चलो ना, आप किसी बेटा किया ना लैना देना, आपे ठीक हो गई। बस सिंपल सीजनल वायरल। और देखो इन्ना पैनिक ना करो, ये जो बॉडी एक है या थ्रॉट जरूरी नहीं है, इट मे बी सीजनल। ये सीजन जो ना देखो डस्टी सीजन है, तो डस्टी सीजन है, ये दौरान जो अंधेरियाँ चलती हैं तो पैथोजन भी तो ट्रैवल करते हैं ना बेटा, तो इस करके जरूरी नहीं है कि हर फीवर, हूँ थोड़े दिन पहले मैं अपनी गल करा तो मैनू लगता है थोड़ा गले च दर्द है, तो मैं कुछ नहीं किया, नींबू पानी होर ज़्यादा ले लिया और ठीक कुछ भी नहीं होया, फिर शायद लगा भी शायद वहम भी है, अपने आप ठीक हो गए, डिसअपेयर विद इन 2-3 डेज डिसअपेयर। तो मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भी जिमें पढ़ा रहे हैं उच्ची उच्ची बोल रहे हैं या होर भी एक्टिविटी च कि इन्वॉल्व होना पैंदा, तो शायद इस करके हो गया ये चक्कर है। तो मतलब कहना है कि भाई आप वायरल च इन्ना डरना नहीं है, वायरल है बेटा भूत नहीं है कोई, दो ही चीज़ें या बचोगे या मरोगे, अगर बच गए फिर तो बहुत वधिया, और अगर मर गए तो पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस करके इन्ना पैनिक नहीं होना, क्योंकि देखो इस पूरे प्रोसैस च अगर तुम साइकोलॉजिकली वीक हो गए और इत्थे गड़बड़ हो गई, वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इस करके कभी जिंदगी च साइकोलॉजी वीक नहीं हो, चाहे वो पढ़ाई को लैके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में, साइकोलॉजिकली स्ट्रोंग होवो, क्योंकि सब तो गंदी बीमारी तुहाडी साइकी है कि अगर वो वीक हो गई ना बेटा तो फिर मुश्किल है, फिर जीवन जियोगे लेकिन डर के जियोगे। यदा मतलब ये नहीं है कि बाहर निकल जाओ घरों तो मास्क ना पाओ मौजा लुटो, ये मतलब नहीं, ये नहीं सिखाया बेटा। मैं भी बाहर जाके जा रहे हैं अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो जाए यू कांट डू, ठीक है ना। और अननेसेसरली बाहर जाना भी क्यों है, दूसरी गल तो भी है। तो ये प्रिकॉशंस लेना इज़ गुड थिंग, लेकिन डरना इज़ बैड थिंग। डरना इन व्हाट सेंस, देखो प्रिकॉशंस ले लिया वेल एंड गुड प्रॉपर लो, लेकिन उसके बाद हल्का जा फीवर होकर डर जाना, दैट इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। क्योंकि अगर वायरल है इट विल गो ऑफ इट्स ओन, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल, ठीक है ना। हाँ अगर सीरियसली अगर साह नहीं पै रहे देन यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर कि नहीं जी ये तो हालात जोड़े खराब हो गए, नॉर्मल फीवर है इट्स ओके, खा पी रहे हो जिन्नी देर तक खा पी रहे हो, साह पी रहे हैं, साह चल रहा है बेटा, खा पी रहे हैं, ठीक है ना, बुखार है दवाई ना उतर जाता, इट्स फाइन। यदा मतलब परमात्मा की बड़ी मेहर है, कृपा हैगी है कि भी इन्ना काम चलता है, साह लैन च तकलीफ हो गई, ठीक है ना, साह खिच खिच के पै रहे, दैन देयर इज़ नीड टू वरी। ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता वो एक दिन का वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो निकला होगा, ये चक्कर है। तो इस करके बेटा इनू थोड़ा जा इंटैलीजेंटली तुसी ये चीज़ जरूर समझ सकोगे, हो सकता तुहाडे च भी कई ना समझ सकन, लेकिन ये चीज़ तुहाडे पेरेंट्स बजुर्ग उन्होंने लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो मैनू नहीं समझ पाए बेटा इन्ना कुछ कहने के बाद तुहानू किस तरह समझेंगे। लेकिन अपने तो जरूर अप्लाई करो, मेरी जिम्मे नीड्स है मेरे को पढ़ी है, तो मैंने अगर दिल वायरल कर दे फलानी दवाइयाँ ये फलानी, वो मैंने फ़ोन करके पूछती है, तो मैं हमेशा एक गल कहना भी 3 तो 4 दिन वेट कर लें, एटलीस्ट 3 दिन तो वेट करिए ना। अगर 3 दिन के हालात लगते कि डिस्टर्बिंग हो रहे तो फिर आप सोचा, लेकिन अगर 3 दिन के ही लगना शुरू हो गया कि नहीं आई एम नाउ फाइन, तो दैन वाई टू टेक मेडिसिन, क्योंकि अगे जाके मैं तुहानू एंटीबायोटिक का दसांगा कि यूज़ है कि मिस यूज़ है वट एवर। तो मैनी पैथोजेंस गेट किल्ड विद द बॉडी टेंपरेचर रेंज, एंड whenever there is infection pyrogens are produced, pyrogen hypothalamus ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ हैं, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬॉडी ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बॉडी ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ सिग्निफिकेंस की है कि सानू सिम्टम आ गया, और दूसरा होया कि अगर 37 तो 38 डिग्री हो गया, मतलब 100 बुखार हो गया या 102 बुखार हो गया। देखो 102 बुखार का एक फ़ायदा एक नुकसान। फ़ायदा पैथोजन मरेगा बेटा, वो भी के अंदर मर रहे हैं, बेसिकली बॉडी ने जो है टेम्परेचर बताया इट इज़ टू किल द पैथोजन, ठीक है ना, इट इज़ टू किल द पैथोजन। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि टैंपरेचर बढ़ गया तो साड़ी अपन प्रोटीन, अगर +1 याद है, साड़ियाँ अंदरों प्रोटीन डीनैचुरेट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हाई टैंपरेचर से प्रोटीन क्या होनी शुरू हो जाती है, डीनैचुरेट, जिन्होंने नहीं मीनिंग पता है कह लो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएंगी। डीनैचुरेट द मीनिंग पता होना चाहिए, सिखाया है, नहीं पता तो कोई गल नहीं, लेमैन टर्मिनोलॉजी की गल करांगे तो प्रोटीन क्या होनी शुरू हुई हैं, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हुई हैं। और अगर जो प्रोटीन डिस्ट्रॉय या डीनैचुरेट होती तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती। तो देखो वायरस वीकनेस कि आती है, वो वायरस जो टैंपरेचर 102-3 डिग्री कंसिस्टेंटली रहेगा, यू फील वेरी वीक। अब होएगा कि
कि फिर प्रोटीन डीनैचुरेट हो गई, वीकनेस फील होएगी, अब ये प्रोटीन दोबारा बनानी है। तो अब अगर कोई बंदे को 5-7 दिन वायरल रहिंदा है, तो 5-7 दिन दवाई खाने के बाद भी बुखार 102 101 रहिंदा है, तो यू कैन इमेजिन कि उसकी बॉडी के वीकनेस तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो फिर कम से कम 4-5 दिन तक वो मिनीमम लगनगे ना रिकवर करने। अगर एज छोटी है तो 4-5 दिन, अगर एज ज़्यादा है तो हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है। डेंगू के केस भी यही होंगे कि भाई एक हफ्ता डेंगू ने खा लिया, एक हफ्ता 10 दिन अगो रिकवरी ने खा लिया। रिकवरी क्यों? क्योंकि इस तरह होंगे है, कई लोगों की भी कंप्लेंट है, मे भी ताड़ी लाइफ भी इस तरह हो कि भाई क्रोसिन खा ली है तब भी बुखार नहीं उतर रहा। बेटा देखो, पहली तो क्रोसिन या एक्चुअली आप जी दवाई खाने की वो दवाई है पैरासीटामोल, देयर इज ओनली सिंगल मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, मतलब और कोई मेडिसिन नहीं है। पैरासीटामोल ए सॉल्ट है, क्रोसिन के ट्रेड नेम है ना, डोलो इज अ ट्रेड नेम, क्रोसिन इज अ ट्रेड नेम, सॉल्ट है पैरासीटामोल। दिस इज एंटी पायरेटिक एंड दिस इज ऑल्सो एनाल्जेसिक। ये दो बेटा ए सॉल्ट है, ए सॉल्ट के दो इफेक्ट है। अब जरूरी थोड़ा ना कि एक बंदे का एक ही काम हो, एक बंदा दो काम भी कर सकता है। जिवें हुण मान लो एक बंदा प्लंबर है या मान लो एक बंदा इलैक्ट्रीशियन है, या मैं अपनी गल कर लवां, मैं तुहानूं पढ़ा रहा तो मैं क्या तुहानूं कल्ला पढ़ा ही रहा, हो सकता मैं घर च कुकिंग भी करता हूँ, वैसे करता नहीं है, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हो सकता मैं कुकिंग भी करता हूँ, हो सकता मैं कुछ और भी काम करता हूँ। सिमिलरली ये जो पैरासीटामोल है ਇਹਦਾ एंटीपायरेटिक इफेक्ट है और एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक अगेंस्ट पायरोजन, एंटीपायरेटिक मतलब अगेंस्ट पायरोजन। एनाल्जेसिक एनएल्जेसिया, एंड विदाउट एल्जेसी पेन, मतलब पेन किलर। तो मतलब एक पायरोजन भी खत्म करेगी और एक पेन किलर का भी काम करेगी, दोनों काम करेगी बेटा, ठीक है ना। ए जी तुम देखे हो मेडिसिन मार्केट चलती डोलो, डोलो 650, तो क्रोसिन फर्क क्या है? क्रोसिन च पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है और डोलो च पैरासीटामोल तो बेटा दवाइयां की बेसिक नॉलेज मैं दस रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाइयां सीख लो, लेकिन ये रूटीन च खानियां अपन जिंदगी च लोड़ करनी रहनी है। तो डोलो 650 मतलब एच पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम है और क्रोसिन च 500 मिलीग्राम है। तो इत्थे बेटा मैं रुक रहा, अगली वीडियो इत्थों शुरू कर रहे हैं।